हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज की पर्सनल इंफॉर्मेशन जब यूरोप से बाहर कहीं जाएं, खास करके किसी नॉन एडिक्वेट कंट्री में, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्या क्या क्लॉजेज यूज किए जाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उसकी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जीडीपीआर के मायने से भी और कुछ और दो तीन बड़ी रेगुलेशंस के मायने से भी, कि वो बाकी कंट्रीज क्या रिकमेंड करती हैं कि जब उनके यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं बाहर जाए तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रेगुलरली डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देख रहे हैं। डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट क्या चीज़ है? ये वो असेसमेंट है जो आपको करनी चाहिए जब आप ब्रॉडली जीडीपीआर के कंसर्न में, जब आप यूरोपियन यूनियन की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी सिटीजन की पर्सनल इंफॉर्मेशन यूरोप से बाहर किसी ऐसे देश में भेज रहे हैं जिसको वो लोग नॉन एडिक्वेट क्वालिफाई करते हैं। नॉन एडिक्वेट का मतलब ये नहीं है कि वो देश छोटा है, वहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ कोई और दिक्कत है, नहीं। नॉन एडिक्वेट का मतलब है कि वहाँ पे डेटा प्रिवेसी के स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। हो सकता है डेटा सिक्योरिटी के बहुत स्ट्रिक्ट हो, बट प्रिवेसी के नहीं है। ऐसे देशों को यूरोपियन यूनियन और नॉन एडिक्वेट कंट्रीज बोलती है, और डेटा प्रिवेसी के एंगल से, और वहाँ पे अपने यूजर्स के डेटा को भेजने से पहले वो चाहती है कि आप कुछ असेसमेंट्स करें, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी करें, जिससे कि आपके यानी कि यूरोप के डेटा सब्जेक्ट को भी कॉन्फिडेंस रहे कि डेटा प्रोटेक्टेड है, और जहाँ डेटा जाए वहाँ पे डेटा को सेफ भी रखा जाए, उनकी भी कोई जिम्मेदारी, कोई अकाउंटेबिलिटी बने। आइए हम बात करें जीडीपीआर और कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस, उनको कैसे हैंडल करती हैं और क्या नॉर्म्स रखती हैं। जीडीपीआर जो कि यूरोपियन यूनियन का है, आर्टिकल 44 से 49 तक हर आर्टिकल में इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर के बारे में बात की है। आर्टिकल 44 बहुत सिंपल है, वो सिर्फ इतना कहता है कि बेसिक कंप्लायंस की गाइडलाइंस और सेफगार्ड्स जो हैं जो वो मीट होने चाहिए, वो मान्य रहने चाहिए, वो माने जाने चाहिए। ये बेसिक आर्टिकल 44 की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आया आर्टिकल 45 जो कहता है कि आप नॉन यूरोपियन कंट्री को पहले आइडेंटिफाई करें कि वो कंट्री एडिक्वेट कंट्री में गिनी जाती है या नॉन एडिक्वेट। अगर वो एडिक्वेट कंट्री में गिनी जाती है, इसका मतलब उनके अपने स्ट्रिक्ट लॉज हैं प्रिवेसी को लेके, डेटा प्रोटेक्शन को लेके, सिमिलैरिटीज भी होंगी, इसलिए उनकी चिंता नहीं है। लेकिन अगर वो नॉन एडिक्वेट है, यानी कि वो लोग डेटा प्रिवेसी पे स्ट्रिक्ट नहीं है, तो फिर आपको अपने लिए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस, बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स और अप्रूव्ड कोड ऑफ कंडक्ट को यूज करना चाहिए। हमने पिछले कुछ दिनों में बात की स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस, वो क्लॉजेस हैं जो कोई एक बड़ी कंपनी अपने देश, अपने यूरोपियन कंट्री से नॉन यूरोपियन कंट्री में इंफॉर्मेशन भेजेगी तो हैंडल करेगी। और बाइंडिंग कॉर्पोरेट क्लॉजेस, कोई एक यूरोपियन कंपनी अपने ही नॉन यूरोपियन ऑफिस में अगर इंफॉर्मेशन भेजेगी तो उसका कैसे ध्यान रखेगी। इसके अलावा आर्टिकल 49 है, वो कहता है कि ठीक है, अगर आपने डीटीआई यानी कि असेसमेंट नहीं की, डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं की, आपने स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेज या बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स नहीं बनाए, सिर्फ दो इमरजेंसी केसेस हो सकते हैं। एक ये कि डेटा ट्रांसफर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डेटा ट्रांसफर पे डिपेंडेंट है। दूसरा, आपने यूजर से एक्सप्लिसिट कंसेंट लिया हुआ है कि उसका डेटा अगर किसी नॉन एडिक्वेट कंट्री में भी जाएगा तो उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी जहां आप कहेंगे कि ये तो यार चाहिए, मेरे को परफॉर्मेंस के लिए चाहिए और मैं तो भेज रहा हूँ, मुझे तो डेरोगेशन चाहिए, मैं नहीं वेट करता डीटीआई की। हमने अपने 2 वीडियो पहले बात की थी कि आप डीटीआई के सारे डॉक्यूमेंट्स बना के, पूरी असेसमेंट करके रेगुलेटर्स को सबमिट करते हैं और वो उसको अप्रूव करते हैं, तो आपके लिए डेटा मूवमेंट अलाउड होती है। इसलिए अगर कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए डेटा मूव करना जरूरी है, तो जीडीपीआर आपको अलाउ करती है कि कोई बात नहीं, आप रिस्क ले लीजिए। और जीडीपीआर का स्क्रम्स 2 जो है वो कहता है कि आप डीटीआईए तब भी परफॉर्म करेंगे जब आप स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद डीटीआईए तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि अब कैलिफोर्निया से बाहर पर्सनल इंफॉर्मेशन जाए तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनना है या क्या रूल्स बनने हैं। इंपॉर्टेंट सीधी सी बात, कैलिफोर्निया के यूजर का जो भी बेसिक नॉर्म्स हैं, कैलिफोर्निया के जो प्राइवेसी राइट्स हैं, वो सिमिलर नॉर्म्स जिस भी कंट्री में कैलिफोर्नियन सिटीजन की इंफॉर्मेशन जा रही है उसमें भी होने चाहिए, उनके लिए बाध्य होने चाहिए, उनको फॉलो करने चाहिए। और जो बिजनेस ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर भेज रहा है उसको बेसिक असेसमेंट करके इंफॉर्मेशन बाहर भेजनी चाहिए। ब्राजील एलजीपीडी जीडीपीआर के
टर्म्स पे बनी है, फॉलो करते हैं जीडीपीआर को, तो वो जीडीपीआर की तरह स्ट्रिक्ट है। वो भी एडिक्वेट कंट्री देखते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेज यूज करते हैं और वो कहते हैं कि आप डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए, जिससे कि आप ये वेरीफाई कर सकें कि जिस कंट्री में आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वहाँ पे एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सिंगापुर, कनाडा जैसे और देशों की। ये लोग कहते हैं कि आप डेटा ले जाइए, भेज दीजिए, लेकिन जैसे कैलिफोर्निया ने कहा, मेरी जो नॉर्म्स हैं डेटा प्राइवेसी को लेके वो फॉलो होनी चाहिए। आपको उनको जरूर फॉलो करना चाहिए और आपको जो भी असेसमेंट करनी है उससे आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी फॉरेन कंट्री में आपका डेटा जा रहा है वहाँ के जो लॉज हैं उनको भी फॉलो किया जा रहा है और वो हमारे डेटा प्राइवेसी के लॉज को कंसिडर करते हैं। और अगर नहीं है तो हम अप्रोप्रिएट मेजर्स ले रहे हैं कि हम अपने डेटा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कैसे सेफ रख रहे हैं। हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट हमारी मदद कैसे करता है। वो हमारी मदद करता है डेटा प्रोटेक्शन लॉज से हमें कंप्लायंट रखने में। वो हमारी मदद करता है डेटा सब्जेक्ट्स के रिस्क्स और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर डेटा सब्जेक्ट कॉन्फिडेंट है कि इस कंपनी के साथ मैं डील कर रहा हूँ और मेरी इन्फॉर्मेशन नॉन एडिक्वेट कंट्री में नहीं जाएगी या जाएगी तो सारे नॉर्म्स फॉलो होंगे, तो आपकी बिजनेस रेपुटेशन इंक्रीज करती है, आपके और ग्राहक बनते हैं और आपकी अपनी भी और विदेश की जहां इंफॉर्मेशन जा रही है दोनों की लीगल अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। डीटीआई असेसमेंट की लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और बेल और लाइक आइकॉन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।